तो आंसर राइटिंग भी एक आर्ट है और जिसने इस चीज़ को सीख लिया है उसको जो है सिविल सेवक बनने से कोई नहीं रोक सकता। गवर्नर जनरल की नीतियों का मूल्यांकन करो, जैसे डलहौजी की नीतियों का मूल्यांकन करो, इसी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो पहले तो आपको डलहौजी की नीतियाँ बतानी है। तो आप कोटेशन से चीज़ को शुरू करते हो, किसी लाइन से शुरू करते हो आपके ऐसे प्रश्नों के उत्तर, तो वो बहुत ज़्यादा जो है इफेक्टिव होती है। और फिर उन्होंने वही लिखा जो क्लास में बताया गया आपके। जहाँ मान लीजिए कि आपकी शुरुआत अच्छी नहीं है और आपने 2 पंक्तियाँ शुरुआत की सही नहीं लिखी है तो फिर गड़बड़ हो जाती है, तो आप देख सकते हो कि आधा मार्क्स आया हुआ है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आंसर राइटिंग जो है वो आपके सटीक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए और उसी से अब आपके मार्क्स मिलते हैं। PWRS वाला में आपका स्वागत है। आज हम RS मेंस में किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी चाहिए, क्वेश्चन को किस प्रकार समझना चाहिए और हमारी पहली 2 लाइनें आंसर में किस तरह से होनी चाहिए जिससे कि एग्जामिनर हमारा पूरा आंसर पढ़े और हमें अच्छे मार्क्स दे। तो आंसर राइटिंग भी एक आर्ट है और जिसने इस चीज़ को सीख लिया है उसको जो है सिविल सेवक बनने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके RS का एग्ज़ाम हो। आपको सबसे बढ़िया आंसर किस प्रकार लिखना है उस चीज़ पर जो है आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है वो आप सभी ने देखा होगा कि जब भी आपके हम आंसर राइटिंग करना शुरू करते हैं या आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन का उत्तर लिखते हैं तो हमें सबसे पहली जो चीज़ ध्यान रखनी है वो है प्रश्न को समझना, यानी कि क्वेश्चन जो है क्या पूछा गया आपके। ठीक है, उसको 2 बार पढ़ो कम से कम और उस क्वेश्चन के कितने पार्ट है ये आपको ध्यान होने चाहिए, समझ में आने चाहिए कि इस क्वेश्चन के कितने पार्ट है। जैसे मान लीजिए RS में 10 मार्क्स का आपके क्वेश्चन आता है मेंस में, तो अगर उसके 2 पार्ट है तो आप ये मान कर चलो कि 5-5 नंबर के आपके 5-5 मार्क्स के जो है वो दोनों पार्ट आपके रहेंगे। तो फिर उसके हिसाब से जो है आपको बराबर इक्वल वेटेज देकर जो है आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए। तो पहले सबसे पहले चीज़ तो है कि कितने इसके पार्ट है। फिर आपके आता है कि प्रश्न के आगे क्या शब्द लगा हुआ है, जैसे कहीं पे आपको मिलेगा मूल्यांकन, इवेल्यूट। तो जब इस तरह के शब्द मिलते हैं तब आपको इसमें सारी बात पहले तो बतानी है। ठीक है, यानी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें क्या चीज़ पूछी जा रही है वो आपको सारी बात बतानी है। ठीक है, जैसे आप लोगों को जैसे हिस्ट्री में भी अपन ले लेते हैं कि किसी गवर्नर जनरल की नीतियों का मूल्यांकन करो, जैसे डलहौजी की नीतियों का मूल्यांकन करो, इसी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो पहले तो आपको डलहौजी की नीतियाँ बतानी है, फिर उसके आपके सकारात्मकता क्या थी यानी उसकी पॉजिटिवनेस, और फिर उसकी नेगेटिवनेस, यानी दोनों चीज़ आपके मूल्यांकन में आएगी। पहले तो चीज़ को बताओ, फिर उसका सकारात्मक पहलू और फिर आपके नकारात्मक पहलू। तो दोनों एस्पेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव आप लोगों को बताने हैं, उसको अपन बोलते हैं इवेल्यूएट। फिर आपके आता है आलोचनात्मक मूल्यांकन, जिसको कहा जाता है क्रिटिकली इवेल्यूट। तो इसमें भी आपके मान लीजिए सेम ही प्रश्न है, डलहौजी की नीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करो, अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, या आलोचनात्मक मूल्यांकन करो, तब आपको क्या लिखना है। इसमें लिखना पहले आपको नीतियाँ ही लिखनी है, क्योंकि कोई भी आप विश्लेषण करोगे, मूल्यांकन करोगे या आलोचनात्मक मूल्यांकन करोगे तो करोगे किसका, तो पहले वो चीज़ आनी चाहिए। तो पहले आपने उस नीति को बताओ, फिर आपके जहाँ पे आलोचनात्मक लिखा हुआ है तो उसमें जो नकारात्मक यानी कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको आपको ज़्यादा हाईलाइट करने की आवश्यकता है, तो इसमें इस चीज़ पर ज़्यादा जोर देना है। फिर आपके आता है महत्व। जब किसी चीज़ का महत्व पूछा जाए तो आपके महत्व 2 तरीके का हो सकता है, एक तो तात्कालिक और एक आपके दीर्घकालिक, यानी कि एक तो उस समय उसका क्या चीज़ का फायदा हुआ और एक आपके दीर्घकालिक यानी लंबे समय बाद जो है आपके वो चीज़ किस तरीके से लाभदायक हुई। तो महत्व में जो है आपको दोनों चीज़ें बतानी है, तो फिर उसमें महत्व ही बताना है, फिर वहाँ आपको बाकी चीज़ें नहीं लिखनी है। ठीक है ना, तो कई बार जैसे पूछ लिया आपके, ठीक है ना, किसी आंदोलन का महत्व बताओ, जैसे असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, उसका आपको महत्व बताना है। तो आपको ये बताना है कि इस आंदोलन ने हमारी राष्ट्रीय राजनीति को तात्कालिक और दीर्घकालिक यानी एक तो उसी टाइम और एक आगे भविष्य में किस तरीके से प्रभावित किया, तो वो आपके क्या हो जाएगा, महत्व। फिर आपके आती है प्रकृति या स्वरूप। जब आप किसी चीज़ की प्रकृति और स्वरूप का विश्लेषण करते हैं तो आपको बताना है कि वो चीज़ है कैसी देखने में। जैसे असहयोग आंदोलन ही है कि असहयोग आंदोलन का स्वरूप या प्रकृति बताओ, तब आपको ये बताना है कि असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ, संक्षेप में नेता कौन थे, किन किन लोगों की भागीदारी थी, किस किस क्षेत्र में आपके फैला हुआ था, हिंसक था या अहिंसक था,
कौन सी रणनीति से प्रभावित था। तो इस तरह की बातें आपके किस में आएगी, प्रकृति या स्वरूप में, यानी कि उसकी आउटलाइन आएगी आपके कि वो चीज़ दिखने में है कैसी। विशेषता जो है, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ प्रकृति और विशेषताओं में आपको सेम उत्तर लिखना होता है, लेकिन कई जगह चीज़ें अलग भी हो जाती है, ठीक है ना। विशेषताओं में आपको, जैसे हमने प्रकृति में कोई चीज़ है उसकी आउटलाइन लिखी, तो विशेषता में उसको और डिटेल में आपको लिखना है, एक एक बिंदु को आपको डिटेल में लिखना है, वो उसकी क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी। फिर आपके आता है चर्चा करो या वर्णन करो, डिस्क्राइब करो या डिस्कस करो। तो आपको उस चीज़ को पूरा जो है लिख देना है, यानी उसके सारी चीज़ें कैसे शुरू हुई, किस तरीके से कोई चीज़ चली। जैसे असहयोग आंदोलन का वर्णन करो, तो असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ, फिर असहयोग आंदोलन में किस तरह की गतिविधियाँ हुई, फिर असहयोग आंदोलन का क्या रिजल्ट रहा आपके। तो ये सारी चीज़ें आपके किस में आ जाती है, डिस्कस करने में और डिस्क्राइब करने में। यानी कि इसमें जो है आपको जितने भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको लिखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह के जैसे कुछ क्वेश्चंस इस बार आपके पूछे गए, उनकी अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो आपके सारी चीज़ें हो गई कि क्वेश्चंस के आगे क्या लिखे हुए हैं और उस चीज़ को हमें किस तरीके से लिखना है। कई बार जैसे आता विश्लेषण करो, एनालिसिस करो, ये भी आपके लिखा हुआ आता है कि एनालिसिस करो, विश्लेषण करो। तो एनालिसिस करो जब आपके लिखा हुआ आएगा, विश्लेषण करो तो इसमें भी जो है आपको वर्णन की तरह ही लिखना है, यानी कि सारी चीज़ें लिखनी है, जो भी उसके पॉजिटिव है, नेगेटिवनेस है, सारी बातें आ जाएगी, क्यों चीज़ शुरू हुई। पहला आपको संक्षेप में बताना है कि कोई चीज़ शुरू क्यों हुई, और फिर उसके सभी एस्पेक्ट लिखते हैं अपन, तो वो आपके किस में आ जाएगा, एनालिसिस या विश्लेषण में। अब आपके कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा जिससे आपको और आइडिया होगा आपके। ये एक मेरा स्टूडेंट था जिसको ज्योग्राफी पढ़ाई थी, और इनके ज्योग्राफी वाले में बहुत अच्छे मार्क्स आए आपके, ठीक है ना। 7 नंबर आए आपके 10 में से। पूरा का पूरा जो है जिस तरीके से क्लास में बताया था सेम वैसे आपके लिख के आए, ठीक है ना। क्या बताया था, देखो, अल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव, भारतीय मानसून व तिब्बत का पठार और भारत में पश्चिमी विक्षोभ, इन 3 में से कोई 2 के आंसर आपके लिखने थे। तो ये मैंने मैप भी ऐसे ही सेम इसी तरीके से बनाया था, और उसने मैप भी वही आपके यूज किया, और इस पश्चिमी विक्षोभ वाले में भी इसी तरीका का जो मैप है वो आपके यूज किया, और पूरी चीज़ लिखी है कि किस तरीके से पछुआ जेट जो है वो आपके इसका कारण बनती है, ठीक है ना। और उसमें जो है मैंने एक नई चीज़ भी लिखाई थी आपके, उस चीज़ तक का यहाँ पे मेंशन किया गया था आपके, ठीक है ना, इंसो वाले में, जिसको आपके मल्टीवेरिएंट इंसो कहा गया आपके। तो मल्टीवेरिएंट इंसो पूरा मैंने क्लास में आपके डिस्कस किया था, और उसमें आपके कौन कौन सी बातें थी वो भी आपके लिख दी, ठीक है ना। तो 4 नंबर दिए आपके, ठीक है, यानी 5 में से 4 मिले, क्योंकि इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, 10-10 नंबर के थे, मतलब 10 नंबर का था, तो 5-5 के थे, तो एक में तो मिले 4 आपके और दूसरे में मिले 3, तो टोटल मार्क्स कितने हुए, 7। तो ऐसे आंसर आपको लिखने हैं। 7 नंबर 10 में से सबसे बेस्ट माने जाते हैं आपके, जिस तरह से आरएस में अभी आंसर बुकलेट का जो आपके मूल्यांकन हो रहा है, तो उसमें ये सबसे बेस्ट चीज़ है आपके कि इतने मार्क्स आपके आए हैं। तो इस तरह के जो है आपको डायग्राम, मैप जहाँ रिलेवेंट है वो बनाने हैं, और चीज़ें आपको लिखनी है पैरा में। जैसे यहाँ पैरा है, फिर यहाँ से शुरू किया, फिर आपके अलग, तो पैराग्राफ वाइज आपको चीज़ों को लिखते जाना है। तो ये जो तरीका है सबसे सही तरीका है आपके, जो मैं बताता हूँ उसी तरीके से इस आंसर को लिखा गया था आपके। फिर आपके आता है उत्तर की शुरुआत कैसे करें। कई बार लोग उसमें आपके कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें आंसर की शुरुआत कैसे करनी है, पहली 2 लाइनें क्या लिखे। तो पहली 2 लाइनें वही होनी चाहिए जो आपके क्वेश्चन को जो है उसको आपके जस्टिफाई करे, कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसको आप समझ चुके हो और उसका आप आंसर लिख रहे हो, ठीक है। एग्जामिनर को ये चीज़ लगनी चाहिए। तो जब आपके कुछ ऐसे साहित्य और कला के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें भी जो है मैंने कुछ कोटेशंस लिखवा रखे थे, और ये कोटेशंस वैसे ही लिखवा रखा था। अमीर खुसरो की जो लाइनें थी मैंने नू सिपियर बुक से जो लिखाई थी, और दीवाने जो आपके आम और दीवाने खास जो थे, ठीक है ना, शाहजहां ने जो लाल किले में बनाए थे आपके, तो दीवाने खास है उसकी जो आपके आंतरिक जो छत थी उस पर भी अमीर खुसरो की ये लाइनें लिखी थी, गर फिरदौस जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। तो क्वेश्चन था कि विश्व की संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति की निरंतरता एक अनन्य विशेषता है। तो यहाँ से आपके शुरू किया आपके आंसर कोटेशन से ही।
तो आप कोटेशन से चीज़ को शुरू करते हो, किसी लाइन से शुरू करते हो आपके ऐसे प्रश्नों के उत्तर, तो वो बहुत ज़्यादा जो है इफेक्टिव होती है। और फिर उन्होंने वही लिखा जो क्लास में बताया गया आपके। तो आपके इनके 6 नंबर आ रखे हैं 10 में से, ठीक है ना। ये सेम स्टूडेंट है आपके, जिसमें ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन में 10 में से 7 है, और यहाँ 10 में से आपके कितने मार्क्स आ रखे हैं, 6 मार्क्स आ रखे हैं आपके। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको क्या करना है, शुरुआत करना है, ठीक है। एक और स्टूडेंट थे जिनकी इस बार 13th रैंक आई है, ठीक है ना। उन्होंने इस तरह से लिखा, देखो, यूनान, रोम, मिस्र मिट गए जहाँ से, कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। और ये सेम पंक्ति से ही इसी प्रश्न का जो उत्तर था जब क्लास में करवाया था, तो वहीं से शुरू किया था। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इस तरह की प्रभावशील या आपके प्रभावी जो है पंक्तियों से आप अपने आंसर की शुरुआत करते हो, तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपके एग्ज़ाम में। और ये आप देख सकते हो। फिर उन्होंने वो बातें लिखी, तो 10 में से जो है 4 नंबर है। तो उस समय 4 नंबर जो है आपके पिछली आरएस में बहुत बढ़िया माने गए हैं, क्योंकि आप आगे देखोगे लोगों के आधे नंबर भी आए हैं जिनकी शुरुआत सही नहीं थी। हालांकि रैंक उन लोगों की भी बहुत बढ़िया आई है आपके, ठीक है ना। टॉप 100 में जो लोग हैं उनकी मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ आगे। लेकिन उन्होंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपके सही तरीके से फ्रेम शायद नहीं कर पाए कि शुरुआत कैसे करनी है, ठीक है ना। तो शुरुआत जो है वो आपके होनी चाहिए। फिर देखो कीवर्ड जो थे इनको जो है हाईलाइट कर रखा आपके, तो इसके मार्क्स है, और अलग अलग पैराग्राफ में लिख रखा आपके। तो 10 में से 4 मार्क्स दिए गए। जैसे औद्योगिक क्रांति वाला है, पूरे प्रभाव, साम्राज्यवाद, पैरा में लिखे आपके, पैरा में लिखे तो 10 में से कितने आ गए, 6 आ गए आपके, ठीक है ना। तो 3G वाला कॉन्सेप्ट मैंने हर क्लास में बताता हूँ कि गोल्ड, गोड और ग्लोरी, उससे जो है आपके शुरुआत होती वाणिज्यवाद की। तो वो सारी बातें इसमें मेंशन की गई है आपके। तो 10 में से कितने मार्क्स आए, 6 मार्क्स आए आपके, ठीक है ना। फिर जैसे मान लो विश्व की संस्कृति में भारतीय संस्कृति की निरंतरता, जहाँ मान लीजिए कि आपकी शुरुआत अच्छी नहीं है और आपने 2 पंक्तियां शुरुआत की सही नहीं लिखी है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि आधा मार्क्स आया हुआ है, ठीक है ना। तो जिसने शुरुआत सही नहीं की तो वहाँ पे आपके मार्क्स क्या मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि पहला तो जितना पूछा जाए उतना लिखना है। भारतीय संस्कृति की निरंतरता एक अनन्य विशेषता है, तो निरंतरता की बात लिखनी थी। बाकी जो है फालतू की चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। शुरुआत जो है वो कैसे इफेक्टिव होनी चाहिए, तो वो बात आपके इस क्लास में आपने देख ली। फिर बिंदुवार, यानी उस क्वेश्चन के कितने पार्ट है, तो उनको आपको पॉइंट टू पॉइंट उसका क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो आपके इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये आती है। और फिर कीवर्ड को हाईलाइट करना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ सिर्फ एक उदाहरण शब्द को हाईलाइट किया है, और यहाँ पे आप देखो सब शब्दों को क्या कर रखा है, हाईलाइट। तो 10 में से 6 मार्क्स आए आपके। तो यही आपकी होती है परफेक्ट आंसर राइटिंग, कि एक तो जो पूछा गया है उसको लिखना है, शुरुआत बहुत बढ़िया होनी चाहिए, और 3rd नंबर पे जो है वो आपकी क्या चीज़ आनी चाहिए, 3रे नंबर पे जो है आपने जो क्वेश्चन में जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग पैरा में आपने सही आंसर लिखा है या नहीं। और आपने फ्लो चार्ट ज़्यादा बनाया तो फिर मार्क्स कम मिलेंगे, वो भी अपन आगे देखेंगे, ठीक है ना। अब आप देखो इसमें कहीं पर भी जो है भूमिका और निष्कर्ष नहीं है, क्योंकि आरएस में इतना स्पेस ही नहीं है। तो आप देखोगे कि एक ने भी भूमिका और निष्कर्ष नहीं लिखे हैं, लेकिन नंबर है। यहाँ पे जैसे निष्कर्ष जो है लिखा है तो एक लाइन में लिखा है सिर्फ, ठीक है, 4 नंबर है। और जिसके 6 मार्क्स है उन्होंने निष्कर्ष लिखा ही नहीं है आपके। पूरी की पूरी बात जो सीधी थी वहीं से आपके क्या कर दी, शुरू कर दी आपके। तो आरएस में भूमिका और निष्कर्ष लिखने के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि शब्द सीमा जो है 100 या 150 वर्ड, पहले 100 थी, अब 150 है। तो भी आपकी इतनी जगह नहीं है कि वहाँ आप जो है फालतू की चीज़ें लिखो जो आपके क्वेश्चन में नहीं पूछी गई है। फिर आप जैसे फ्लो चार्ट बनाते हो ऐसे लिखते हो, लेकिन अगर चीज़ें आपके सही नहीं आई है तो आप देखोगे कि उसमें जो है मार्क्स आपके कम मिलेंगे। तो जहाँ सही तरीके से पैरा नहीं है या आपके जो है कीवर्ड यूज नहीं हुए हैं, तो वहाँ पे आपके मार्क्स कितने हैं, 0.5 है आपके। तो ये आपको कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। और ये जो आंसर बुकलेट है आपके, उनके दूसरे पेपर में बहुत अच्छे कईयों के मार्क्स आ रखे हैं, और टॉप 100 के जो स्टूडेंट है उनकी बात जो है वो आपके हो रही है। गलत तथ्य पेश करने से बचना चाहिए। आंसर में कोई भी चीज़ जो है वो फालतू की नहीं लिखनी है जो आपके क्वेश्चन में पूछी नहीं गई है। तो आपको ये लगता है कि कुछ भी लिख लेते हैं तो क्या है, थोड़े बहुत तो मार्क्स दे देंगे, तो ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत नहीं मिलते हैं आपके, ठीक है ना, जितना लिखोगे तभी। दूसरा जो है
आपको शब्द सीमा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। तो वैसे तो आरएस की जो आंसर बुकलेट होती है उसमें जगह उतनी ही दी हुई है, फिर नया क्वेश्चन शुरू हो जाता है आपके, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें सारी चीज़ें आप पूरा भर दो उसको, और नीचे जो स्पेस है जहाँ पे नहीं लिखना होता, मना किया होता, उसमें भी लिख लो आप, तो वहाँ पे नहीं लिखना है, उसके मार्क्स कई बार कट भी जाते हैं आपके। तो जितने वर्ड लिमिट है उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। बड़े प्रश्न हमेशा पहले करने हैं 150 वाले, क्योंकि उसमें जो है 10 मार्क्स का होता है। तो आप अगर परफेक्ट लिखोगे तो देखो 7 तक आ रखे हैं और एक को आधा आ रखा है, यानी कितने का फासला हो गया आपके, ठीक है ना। तो एक ही क्वेश्चन में आपके 6 मार्क्स तक की जो है उन्होंने क्या ले ली, लीड ले ली। तो ये बहुत मायने रखती है। तो बड़े क्वेश्चन जो है वो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिर प्रासंगिक मैप, जैसे आपने देखा था एल नीनियो वाला जो आपके क्वेश्चन था, या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाला था, ठीक है। तो उसमें क्या बनाया, आपके रिलेवेंट मैप बनाए। तो मैप बनाने आपको आने चाहिए, चाहे राजस्थान हो, भारत हो, विश्व के, और सटीक, ऐसे नहीं कि यूं कर दिया और मैप हो गया, वैसे नहीं। परफेक्टनेस जो है थोड़ी सी होनी चाहिए आपके उसमें, तो वो चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है। तो प्रासंगिक मैप और डायग्राम जो है उनका आपको यूज करना है। फिर अनावश्यक भूमिका और निष्कर्ष से बचना चाहिए, ठीक है ना। जहाँ आपको लगता है कि ऐसा टॉपिक ही ऐसा है जिसमें कुछ कंक्लूजन 1-2 लाइन में लिखना है, तो वहाँ लिख दो। बाकी जितना आ रहा है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें लिखनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको आरएस के हिसाब से थोड़ी ध्यान रखनी है। और लास्ट में आप है कि बार बार रिवीजन करोगे, याद होगी चीज़ें, तभी आप लिख पाओगे। और सेल्फ प्रैक्टिस करने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आप ही के नोट्स है तो आप उन नोट्स को जो है बार बार देखो, ठीक है ना, और फिर उनको याद करो, और फिर उसी से हिसाब से जो है कहीं दूसरे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस आरएस में, यूपीएससी में, उनका आप जो है लिखो आंसर, और फिर खुद ही चेक करो। वही सबसे बड़ी जो है प्रैक्टिस मानी जाती है। तो इन चीज़ों को करने की आवश्यकता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आंसर राइटिंग जो है वो आपके सटीक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, और उसी से अब आपके मार्क्स मिलते हैं। आलतू फालतू चीज़ें लिखने से जो है अब आरएस में मार्क्स मिलने आपके बंद कर दिए गए हैं, इसीलिए कट ऑफ जो है वो कम जा रही है। अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए वर्तनी वगैरह की, ठीक है ना। चीज़ें लिखो तो बिल्कुल साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए, ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपके। तो इन चीज़ों पर भी थोड़ा ध्यान देने की क्या है, आवश्यकता है। तब फिर आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से आप लोग जो है अभी से आरएस की जो आंसर राइटिंग है उस पर आप लोगों को फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और जो भी टॉपिक पढ़ते हो, अगर वो टॉपिक प्री और मेंस दोनों में है, तो मेंस में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस चीज़ को भी आपको अभी से साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। ठीक है, धन्यवाद।